अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। नमस्कार मैं मैम। हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी इंडिया से ज्वाइन किया है मेजर मानिक के एम जौहरी साहब। सॉरी सर, मैं आपका नाम जो है ना बहुत लंबा है और आप मानिक बोल मुझे रहे हैं, आप मानिक बोल नहीं, सकते हैं। वो तो मैं शो में बिल्कुल बोलूंगी, लेकिन इंट्रोडक्शन में तो मैं पूरा ही बताऊंगी। मेजर मानिक एम जॉली, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आप पहले देखते रहे हैं सर को, और आज भी हम उनसे बात करेंगे। और अफगानिस्तान की तो जाहिर है हम बात करेंगे ही, लेकिन अफगानिस्तान के अलावा भी दुनिया में बड़ी कंट्रीज हैं जहाँ पे कुछ हो रहा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। और सर, आज हम बात करेंगे कि मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के जो हैं उनकी। आई थिंक अजीत डोवल शायद उनका नाम है, अगर मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ। हाँ जी। और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ उनकी मीटिंग हुई है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि अब अमेरिका और इंडिया के जो टर्म्स हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो कैसे जा रहे हैं? क्योंकि बीच में ऐसा लग रहा था कि कुछ थोड़ा सा टेंशन फील हुई थी जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई थी यूएस की, उसके बाद। लेकिन अभी दोबारा से ये मीटिंग जो है, इसको आप किस तरह ले रहे हैं? सबसे पहले फिर से अपने शो में बुलाने के लिए थैंक यू मैम। हमेशा काफ़ी अच्छा रहता है आपसे बात करके। तो ये जो लेटेस्ट विजिट हुई है, 2 डे विजिट, मिस्टर ब्लिंकन आए थे टू मीट आर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखती है, क्योंकि 2-3 महीने पहले इनके डिफेंस सेक्रेटरी भी आए थे, मिस्टर लॉयड। इतने बड़े डिग्निटरीज का, उससे पहले क्लाइमेट के स्पेशल एनवॉय हैं जॉन कैरी, वो आए थे। इतने बड़े डिग्निटरीज का लगातार आते रहना इस तरह का इंडिकेशन होता है कि आप रिलेशनशिप सुधारना चाह रहे हैं। अब वो रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे हो, कितने भी बुरे हों या कितने भी अच्छे हों, पर कंटिन्यूस इंगेजमेंट जो होता है वो एक डायरेक्ट इंडिकेटर होता है कि आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं जो भी सिचुएशन थी। और इस स्टेज में इंडिया अभी यूएस के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इवन मोर देन एनी अदर कंट्री इन द रीजन, बिकॉज जैसे पाकिस्तान और चाइना ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलायंस बना लिया है, और पाकिस्तान ने ओपनली, चाहे पब्लिक फोरम्स हो, चाहे आपका मीडिया हो, चाहे जनता की रैलीज हो, आपने अमेरिका के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया है। तो एक नेशनल जो सेंटीमेंट होता है, अमेरिका को भी समझ आता है, इट इज़ नॉट इन आवर फेवर। जब आप इसको कनेक्ट करते हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तो उसके कारण यूएस को एक रीजनल अथॉरिटेटिव दोस्त चाहिए होता है, कि एक आदमी, एक देश जिस पे हम डिपेंड कर सके रीजन में। क्योंकि मान लीजिए एक सिचुएशन हो कि ये पूरे का पूरा रीजन चाइना का दोस्त होता, हम भी चाइना के दोस्त होते, आप भी होते, सारे सेंट्रल एशियन रीजन होते, ईरान भी लेते कि थोड़ा दोस्त है, तो अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो जाती, क्योंकि ये जो जोन है, ये दुनिया के ना केवल जियो स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रिटिकल है, बट ट्रेड के लिए भी बहुत कॉमन है। दुनिया की लाखों शिप्स जो हैं ट्रेड की, वो यहाँ से पास होती हैं, अरेबियन सी से, मलाका स्ट्रेट से। और चाइना जो है वैसे ही ग्लोबल ट्रेड जैसे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स, और कईयों में नंबर 1। तो इस रीजन को कंट्रोल करना, इस रीजन में स्थापित रहना अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेचुरली एज जैसे कि इंडिकेशंस दिख रहे हैं कि वो दे हैव स्टार्टेड टू वार्म अप टुवर्ड्स इंडिया, कि चलिए यहाँ पे काफ़ी दोस्ती बढ़ाई जाए और देखा जाए ये हमें कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। इसमें अफगानिस्तान बहुत ही, ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान अनाउंसमेंट के बाद शुरू हुई थी, और इसका कारण यही है कि चाहे अमेरिका छोड़ के चला जाए अफगानिस्तान, लेकिन वो अपना सर्विलेंस बंद नहीं कर सकता, किसी तरह का कंट्रोल चाहिए। और ये ग्लोबली अमेरिका पे काफ़ी ब्लेम किया जाएगा कि जैसे आपने इराक में कुर्द को छोड़ के एकदम चले गए थे, उनका फिर बुरा हाल हो गया था उसके बाद, इसी तरह आप अफगान को छोड़ के जा रहे हैं तो तालिबान को बुरा हाल कर दें। तो ये किस तरह की नीति है? आप इस तरह से अपने दोस्तों को सपोर्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं? तो आई थिंक बाइडेन गवर्नमेंट ने इसका थोड़ा कॉग्निसेंस लिया, इसको थोड़ा ध्यान दिया है, और इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट पिछले हफ्ते दी थी कि हम एयर रेड्स के थ्रू सपोर्ट करते रहेंगे अगेंस्ट तालिबान, जो अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तालिबान के पास नंबर 1 तो एयरफोर्स नहीं है, और दूसरी बात जो एयर रेड होती है वो एक तरह से बहुत बहुत ही मेजर सपोर्ट होता है किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में। लेकिन वो एयर रेड कहाँ से कंडक्ट की जाएंगी? क्या वो पाकिस्तान के एयर बेसिस से होंगी? क्या वो इंडिया में बेसिस मांग रहे हैं?
क्या उनकी कोई फ्लीट से सिर्फ मिसाइल जाएंगी, मतलब क्या कैसे होगा वो सपोर्ट? सो उस इन अभी आने वाले 6 महीने साल में ये सारी अलाइनमेंट्स बनाई जाएंगी। अभी सिर्फ सभी अपना होमवर्क कर रहे हैं समझने के लिए कि हम इसको कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और इस सब में अफगानिस्तान में पीस लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान इतना क्रिटिकल देश है इस टाइम जियो स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि पहले नहीं होता था, बहुत 200 साल पहले जब, लेकिन अब उसकी सिचुएशन इतनी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इन सब के लिए, कि वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाना, वहाँ पे डोमिनेशन लेट्स से किसी तरह की प्रेजेंस कंटिन्यू रखना अभी अमेरिका के लिए बहुत क्रिटिकल है। तो वो पहले तो पाकिस्तान के थ्रू उनको क्लियर एक्सेस मिल जाता था, लेकिन क्योंकि अभी पाकिस्तान से दोस्ती लिमिटेड रह गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना का दामन पकड़ लिया, तो उस हिसाब से अभी यूएस को नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, नए बेसिस बनाने पड़ेंगे, नए जॉइंट ऑपरेशंस बनाने पड़ेंगे। तो वो आने वाले टाइम में कैसे पैन आउट होता है, कैसे बनता है, तो वो तो देखेंगे। बट ये जो विजिट्स हैं, ये उसी माहौल को क्रिएट करने के लिए पहला स्टेप है। एक चीज मुझे और बताइएगा सर कि आज मैं एक पिक्चर देख रही थी और इवन न्यूज देख रही थी कहना चाहिए, और उसमें जो है वो चाइना और तालिबान इनकी मीटिंग हुई है और आपस में एक दूसरे के साथ इन्होंने कहा है कि ये काम करेंगे और ये सारा। तो इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं कि चाइना तालिबान में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? ओके, चाइना, अगर आप चाइना को देखें, वो जहाँ जाता है, बिकॉज एक कदम पीछे लेके देखें, चाइना जो है दुनिया की ग्लोबल फैक्ट्री है एक तरह से, जो कुछ जोक भी होता है, एवरीथिंग इज मेड इन चाइना, तो बिकॉज एवरीथिंग इज मेड इन चाइना, उसके लिए रिसोर्सेज बहुत चाहिए होते हैं। आपको नेचुरल रिसोर्सेज बहुत चाहिए, ऑयल एंड गैस बहुत चाहिए, जो मैन पावर है वो चाइना के पास अबंडेंट है। तो एक अगर अफ्रीका में देखें, हम लोग अफ्रीका को जैसे रिव्यू करते हैं या देखते हैं, वो छोटे छोटे गरीब देशों में बटा हुआ है पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, लेकिन वहाँ पे भी चाइना के 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 250 से ज़्यादा मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और वो सारे के सारे दे गो टूवर्ड्स एक्वायरिंग नेचुरल रिसोर्सेज, कि कैसे हर जगह से माइनिंग करके ये रिसोर्सेज एक्वायर करके और वापस चाइना भेजा जाए, जहाँ चाइना की फैक्ट्रियाँ इनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके दुनिया को बेचे। वो चाइना जो है इस टाइम ग्लोबली लीड करता है, जो प्रेशियस मेटल्स एक कैटेगरी होती है कि सबसे जो कम पाए जाने वाले धातु होते हैं या मेटल्स होते हैं उन सब में। उसका कारण यही नहीं है कि सिर्फ चाइना में ही मिलते हैं, उसका कारण ये है कि वो जहाँ जहाँ मिलते हैं चाइना वहाँ पहुँच जाता है, और वो वहीं पहुँचता है जहाँ पे लोगों को, इतनी सरकार को इतनी ज़रूरत होती है पैसे की, कि फिर वो कहता है मैं तो आपके ज़मीन में से कुछ सामान निकाल रहा हूँ पर आपको इतने पैसे दे रहा हूँ। तो इसको आप एक डेस्परेट नेशन के व्यू से देखिए, जिनके पास खाने की मुश्किल है, सड़कों की मुश्किल है, बाढ़ आ जाती है क्योंकि डैम नहीं है, ब्रिज नहीं है, उसके बाद दवाइयाँ नहीं है, लोग मर रहे हैं। तो उनका इमीडिएट रिस्पॉन्स यही होगा, आप ठीक है जी निकाल लो, आपको जो ज़मीन से निकालना है, आप हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दो, हमें पैसे दे दो ताकि डे टू डे लाइफ इंप्रूव हो सके। दिस वाज वन ऑफ द रीज़न आपके सी पैक का भी, कि आपकी रिक्वायरमेंट इतनी थी कि आप उनको ना नहीं कर सके। और जो इसी को एक चाइनीज डेट ट्रैप भी बोलते हैं, कि वो सबको अपना कर्जा देके फंसा लेते हैं, जो धीरे धीरे दुनिया को अपना समझ आने लग गया है। बट गोइंग बैक टू दिस, कि जो आपने पूछा था कि अफगानिस्तान में चाइना के 3 मेजर रीज़न हैं वहाँ पे अब मतलब मेजरली अपने आप को इंगेज करने के। पहला है जो मिलिट्री सिक्योरिटी है, कि अगर चाइनीज आर एबल टू मेक, अगर चाइनीज अफगानिस्तान में अपनी मेजर प्रेजेंस इन अ फ्रेंडली मोड बना पाते हैं, एक सेकंड के लिए इस बात को अलग रख देते हैं कि तालिबान उनसे लड़ाई कर रहे हैं या नहीं, उन पे अटैक होंगे या नहीं, लेट्स मान लेते हैं कि उनसे दोस्ती बन के तालिबान की सरकार बनी और चाइना ने वहाँ पे अपने बेसिस बनाने शुरू करे। ये इंडिया के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि एक तरह से ऊपर पूरा कवर आ जाता है, जहाँ पे अभी एक विंडो है, लेकिन अभी जो है अगर चाइनीज वहाँ भी बेस बना लेगा, हमारे लिए चारों तरफ से स्टक, वील गेट स्टक मिलिटरली। सेकंड इज नेचुरल रिसोर्सेज। चाइना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोर करने के लिए, और कैस्पियन सी में, जैसे पहले भी एक बार आपके वीडियो में बताया कि वहाँ पे तेल, हाइड्रोकार्बन के बड़े रिसोर्सेज, तो देयर इज और वैसे भी अगर इतना तेल मिडल ईस्ट में है, ईरान में है और ऊपर कैस्पियन सी में है,
तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बीच में अफगानिस्तान में भी तो हो सकता है, right? तो ये सारी एक्सप्लोरेशंस के लिए चाइनीज़ बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे। और तीसरी होती है यूरोप की तरफ जो अपनी अभी क्या है, अगर चाइना को यूरोप में किसी को काउंटर करना है या अब, क्योंकि जो डिफेंस प्लानिंग होती है वो ये नहीं होती है इस बात की कि आज क्या स्टेटस है, वो इस हिसाब से होती है आज से 10 साल बाद अगर मुझे वहां पे कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए अमेरिका भी हर जगह बेसिस बनाता है, इसीलिए रशिया भी, चाइना भी। तो यहाँ वाले बेसिस विल स्टार्ट टू थ्रेटन जो रशियन और अमेरिकन बेसिस हैं इन सदर्न यूरोप और साउथ ईस्ट यूरोप एंड ऑल दैट। तो उनके लिए इसीलिए चाइना के ये बहुत ज़रूरी है कि इधर वो साउथ चाइना सी में अमेरिका को पकड़ के रखे और इधर से यूरोप में भी अपना काउंटर दे सके। तो इन्हीं कारणों से चाइना तालिबान को काफ़ी मेजरली इंगेज कर रहे हैं। प्लस बीच में ऑफ कोर्स देयर इज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान चाहेगा कि चाइना अफगानिस्तान में है, क्योंकि एक तरह से पाकिस्तान को अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। जैसे एक वर्ड होता है, वो पंजाबी में बिचौलिए बोलते हैं, कि वो उनका काम क्या होता है कि दो पार्टीज को मिलवाना, राइट, वो रिश्ते कराना, ये सब। तो पाकिस्तान वो रोल प्ले कर रहा है। तो उसमें अगर आप बिल्कुल गांव के लेवल पे ले जाएं जैसे, तो जब वो बिचौलिया कोई शादी करा देता है तो उसकी वाह वाह हो जाती है, उसको दोनों तरफ से गिफ्ट मिलते हैं, इनाम मिलते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू हियर, कि वो बिचौलिए का रोल प्ले कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बी द मैन इन मिडल, कि मैं चाहे, क्योंकि किसी के पास कितना भी पैसा हो लेकिन अननोन टेरिटरी में आप जस्ट जाके बिजनेस नहीं कर सकते। आप ये नहीं, एक दिन चाइनीज अगर 10,000 लोगों के साथ और अपने बिजनेस डेलीगेशन के साथ पहुंच जाएं और बोले हम यहाँ तेल निकालने वाले हैं, अफगान उनका बुरा हाल कर देंगे, वो खदेड़ देंगे वहां से। इसीलिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस यहाँ बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान कंटिन्यूसली फीड कर रहा है चाइना को कि अफगानिस्तान में आपके बेस हम बनवाएंगे। तालिबान से हमारी दोस्ती है, सदियों की दोस्ती है, सॉरी डेकेड्स की दोस्ती है। इस सिचुएशन को हम कंट्रोल करेंगे। दैट इज वाई चाइना उनसे 2-3 महीने पहले एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें तीनों पार्टिसिपेंट थे, तालिबान थे, पाकिस्तान गवर्नमेंट थी, चाइनीज थे। तो ये एक्टिवली होता जा रहा है, और इसमें चाइनीज के जो मैंने 3 कारण बताए वो हैं, और पाकिस्तान का रोल ये रहेगा टू फैसिलिटेट एवरीथिंग, गिव देम रूट्स, एक्सेस। वहाँ पे कोई जो मंत्री बनेंगे बोले हम तो जानते हैं आपकी 1-to-1 बात कराते हैं, तो उस तरह से। तो सर आपको लगता है कि एक रीजन जो है वो चाइनीज मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स भी हैं, कि चाइना सोचता है कि ऐसा ना हो कि तालिबान आके उनको सपोर्ट करने लग जाए? उसके लिए उसको पहले ही ब्लॉक करने के लिए जो पाकिस्तान से प्रेशर गया होगा, चाइना से गया होगा। अब देखिए तालिबान की सिचुएशन को भी देखिए, वो सरकार बना लेंगे पर उनके पास रेवेन्यू का सोर्स क्या होता है, किसी के पास भी पैसा कहाँ से आता है किसी देश के पास, और तालिबान सरकार बनाएंगे, उनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वो जो लोकल टैक्स कलेक्ट करते हैं। तालिबान की ट्रेडिशन है, वो गाँव में, अपने जगीरों में या इलाकों में, वहाँ पे वो लोकल से टैक्स कलेक्ट करते हैं। ये उनका अब ऑफिशियल हो जाएगा, वो सरकार बना देंगे। तो दूसरा, जितने इनग्रेस एग्रेस रूट्स हैं, जैसे अभी उन्होंने स्पिन बोल डाक लिया, तो वो एक मेजर रूट है जहाँ से सारा ट्रेड एंड कॉमर्स काम करता है। तो वहाँ से फिर वो पुराने इंडिया में भी होता है, चुंगी सिस्टम होता है जहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है एंटर करते हुए, अभी अबॉलिश हो गया है वो, अभी जीएसटी के आने से सब क्लियर। लेकिन उसमें क्या है कि इस तरह के 2-3 उनके पास रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, पर क्या वो देश चलाने के लिए काफ़ी हैं? नहीं, क्योंकि उनको भी तो सड़क बनानी है, उनको भी ब्रिज बनाना है, और उसके लिए काफ़ी कैपिटल चाहिए होता है नेशनल लेवल पे। तो उसके लिए वो बुलाएंगे चाइनीज़ को कि आप आके यहाँ इन्वेस्ट करें, आप हमारे लिए सड़कें बनाएं, स्कूल बनाएं, अस्पताल बनाएं, और बदले में हम आपको ये कर देंगे। लेकिन चाइनीज़ ने उनको डिमांड ये पक्का रखी होगी कि आप फिर हमारे मामले में अपनी दखल मत देना। क्योंकि तालिबान जो है एक तरह का, जैसे मुस्लिम कंट्रीज जैसे बोलते हैं, तो कोई एक इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है जिसको आप बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज एक अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। इजिप्ट ने हमेशा से अलग स्टैंड रखा है, ओटोमन एम्पायर थी टर्की, और अब भी टर्की जो है अलग स्टैंड है उनका। पाकिस्तान का अलग स्टैंड है, ईरान का अलग है, अफगानिस्तान का अलग है, तालिबान अलग है, आईसिस अलग है। चाहे सभी मुसलमान हैं, लेकिन लोगों के अपने इंडिविजुअल स्टैंड, अपने इंटरेस्ट भी रहते हैं। उस कारण को यूगर मुस्लिम्स का अपना स्टैंड होगा, अपनी प्रॉब्लम्स होगी, पर ताकि वो, लेकिन चाइना उसको अपना इंटरनल इशू मानता है। वो ये नहीं मानता कि किसी को भी दुनिया में इस पे बोलने का हक है, ताकि आने वाले टाइम में इनको सपोर्ट ना मिले,
किसी भी तरह की वॉइस रेज ना हो, या यूगर मुस्लिम को एक होप ना मिल जाए कि ओके अभी हमारे पड़ोस में तालिबान आ गए हैं और वो हमारी मदद करेंगे। उन्होंने इस पॉइंट को पहले ही किल कर दिया। 3-4 हफ्ते पहले ही उन्होंने, तालिबान स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट दे दी कि चाइना जो यूगर मुस्लिम्स के साथ कर रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है और हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे। तो एक तरह से वो दरवाजे पे उन्होंने ताला पहले ही लगवा दिया कि वी आर सेटल्ड हियर, देयर इज नथिंग टू एक्सपेक्ट। तो वो सेटल कर दिया उन्होंने अभी से। तो सर क्या उन पे भरोसा किया जा सकता है कि तालिबान ने जो कहा है वही होगा? अभी जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट आज ही आई थी इमरान खान साहब की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कि जी अफगान गवर्नमेंट और तालिबान को मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। तो उस पे खैर हम लोग हंस रहे थे, हम कह रहे थे इसका क्या मतलब है कि लड़कियां एक दिन स्कूल जाएं और एक दिन ना जाएं, क्योंकि तालिबान ने तो कहना है ना जाओ और गवर्नमेंट ने कहना है जाओ, तो मिलकर तो फिर कुछ इस किस्म का कंफ्यूजिंग किस्म की गवर्नमेंट बनेगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या तालिबान जो है वो पूरे अफगानिस्तान पे जो है वो कब्जा कर पाएंगे, या इनकी गवर्नमेंट जो अभी मौजूद है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो इनको रोक सके? और दूसरा इसी में कि मतलब क्या चाइना जो है वो सी पैक की वजह से भी अफगानिस्तान की तरफ थोड़ा उसका झुकाव लग रहा है? ओके, पहले लास्ट पॉइंट, सी पैक की वजह से चाइना का अफगानिस्तान से इतना कुछ मतलब इट कैन नॉट बी एक रीजन जिसकी वजह से वो कर रहे हैं, बट वो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में अगर वो और सड़कें उधर एक्सेस बना देते हैं तो वहां से उनको वो एक तरह की हेल्प है कि ऑलरेडी एक एक्सेस है जो कि विच इज मच क्लोजर टू अफगानिस्तान रादर देन कि वो चाइना से नई सड़क शुरू करें, तो उससे थोड़ा एडवांटेज है। पाकिस्तान उनको दे सकता है ये एक्सेस इस तरह का कि हम यहाँ से ऑफ शूट रोड्स बना लीजिए, बड़ा हाईवे है 16 लेन का, यहाँ से 8-8 लेन के आप 10 निकाल लीजिए। अफगानिस्तान में एक स्पिन बोल्डाक जा रहा है, एक हेरात जा रहा है, एक कंधार जा रहा है, एक काबुल जा रहा है, एक बदख्शान जा रहा है। तो इस तरह से पाकिस्तान ये कर सकती है, मदद दे सकता है, पर इस सी पैक की इतनी ही लिमिटेड एडवांटेज है जिससे कि वो अपने मैन मटेरियल रिसोर्सेज या किसी स्टेज पर मिलिट्री हार्डवेयर मूव कर सकते हैं, क्योंकि बाई एयर जो होता है इतना उतना ही सामान जा सकता है। देयर इज अ लिमिट टू बाई एयर, नहीं तो वो एफर्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अपने रीजन में सड़कें बनाने का यही एडवांटेज होता है। सेकेंडली, जो आप कह रहे थे वो जॉइंट गवर्नमेंट वो बोल रहे थे, दैट इज इम्पॉसिबल। दोनों आइडियोलॉजिकली इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं कि वो कभी मिलके काम नहीं कर सकते, और इसीलिए पिछले 30 साल से आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली, रादर 79-78 से जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी अफगानिस्तान में, एक्चुअली अफगानिस्तान, ये सबको याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान लेट 20 से लेकर 78 तक वाज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्रीज। उन्होंने वर्ल्ड वॉर में टांग नहीं अड़ाई, उन्होंने कुछ नहीं करा वहाँ, बिल्कुल आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है थोड़ा, वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली इट वाज अ वेरी पीसफुल स्टेट। इट इज ओनली व्हेन द कम्युनिस्ट स्टेट केम, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केम एंड इट वाज ओवरथ्रोन, फिर रशियन आ गया, और तब से वो बहुत ही एक वायलेंट जोन बना हुआ है, और मोर बिकॉज ऑफ आउटसाइडर्स। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही आउटसाइडर अंदर जाते हैं टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन ऑफ एवरीबडी इनसाइड अफगानिस्तान में छोटे छोटे फैक्शंस वॉरलॉर्ड्स में बटा हुआ है, तो उनको अगर 10 लोगों से लड़ना है वो 4 को अपने साथ ले लेते हैं कि आप हमारे साथ आइए, क्योंकि वो पहले से फैक्शंस आपस में लड़ रहे थे। तो इस सिचुएशन को जब आप प्रेजेंट गवर्नमेंट में लेके जाएंगे तो इट इज़ द सेम कि वो सारे फैक्शंस मिल के सरकार बना रहे हैं, या बहुत सारे फैक्शंस मिल के तालिबान बना रहे हैं। तो जब वो सरकार भी बनेगी, ये फाइटिंग कभी बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि अब वो ऑलरेडी रिसोर्सेज आ गए हैं, लड़ना आ गया है, पॉलिटिकल बैकिंग आ गई है। सबको पता है, कोई कह रहा है मेरे साथ पाकिस्तान खड़ा है, कोई कह रहा है मेरे साथ चाइना खड़ा है, किसी के साथ सोवियत खड़े हैं, रशियंस खड़े हैं, सॉरी, किसी के साथ अमेरिकन खड़े हैं। तो इस कारण से ये जॉइंट गवर्नमेंट तो इम्पॉसिबल है, मतलब मेरा मानना है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। सर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी 2 दिन पहले तालिबान ने एक आर्टिस्ट थे उनके यहाँ के अफगानिस्तान के, उनको बस में मार कर, यानी उनको कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी जो है वो दरख्त के साथ लटका दी। आपको लगता है कि ये तालिबान बदल चुके हैं या ये वही हैं? जो उनके कॉमेडियन थे, राइट, वो जो जिसको जिनका वीडियो जी था, जी जी, बिल्कुल कार में ले जाते, बिल्कुल। पहले उनको थप्पड़ जी। मार रहे थे, फिर बाद में उनको गोली मार दी। तो नहीं, तालिबान नहीं बदल चुके। आप अगर मतलब कुछ बदला नहीं है ये, इसमें बहुत लोग कहते हैं तालिबान बदल गए हैं क्योंकि उनको नया विजन आ गया है, उन्होंने बहुत लोगों से पॉलिटिकली कनेक्ट हो गए हैं, उन्होंने थोड़ा इधर उधर, पर ये बदलाव नहीं होता है। अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को जिसकी एक बेस आइडियोलॉजी है,
कि मैं इस तरह से काम करूंगा। अगर वो थोड़ा अवेयर हो जाता है, थोड़ा पढ़ लिख लेता है, थोड़ा उसको दुनियादारी आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदल गया है, इसका मतलब ये हो गया वो मोर कॉम्पिटेंट हो गया है, मोर इंटेलिजेंट हो गया है, आने वाली सिचुएशंस को टैकल करने के लिए उसके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी आ गई है। लेकिन जो बेस आइडियोलॉजी है वो अभी भी नहीं बदली। वो 20 साल पहले भी बोलते थे कि लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी, वो अभी भी यही बोल रहे हैं। वो पहले भी बोलते थे औरतें अकेली नहीं जाएंगी, अभी भी बोलते हैं। वो अभी भी किसी तरह का डिसेंट होता है, कोई के अगेंस्ट बोलता है, उनको उठा के गोली मार देते हैं, वो अभी भी यही कर रहे हैं। तो जो जो बेस आइडियोलॉजी है वो चेंज नहीं हुई है, वो फॉरेन मीडिया के अगेंस्ट, क्योंकि दुनिया थोड़ी बदल गई है सोशल मीडिया के कारण। आज से 20 साल पहले आपको बस न्यूज़ में एक खबर आती थी या टीवी पे एक खबर आती थी, अफगानिस्तान में ये हो गया, और क्योंकि वो खबर सिर्फ 2 ही मिनट देनी पड़ती थी न्यूज़ रीडर्स को, तो सिर्फ हेडलाइंस होती थी, आज अमेरिका ने कंधार ले लिया या काबुल में लड़ाई हो गई। लेकिन ये जो ग्राउंड लेवल की अट्रॉसिटीज होती थी, जैसे आज उन्होंने ये कमेडियन को मारा, उन्होंने कितने वीडियोस हैं, वो जो हजारा हैं उनको मार रहे हैं, जो शियाज हैं वहाँ पे कितने वीडियोस हैं जहाँ पे वो लोगों की पिटाई कर रहे हैं। मैंने देखा कितना दर्दनाक वीडियो, एक बूढ़े आदमी को पीट रहे थे वो। तो इस तरह की सोच, तो अगर ये पुराने तालिबान नहीं है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये वही है, ये जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है, जब इनको ट्रेन किया जाता है और इनके दिमाग में भरा जाता है कि आपको ऐसे रहना है जी, कि वही लोग तो हैं जिन्होंने इनिशियली बनाई थी तालिबान, वही लोग तो आगे सिखा रहे हैं। तो वो उसमें क्या फ़र्क आएगा? कुछ भी नहीं। बस ये था, पहले उनके पास वो वाली बंदूक थी 100 साल पहले जिसमें वो बारूद भर के गोली डालते थे, अभी उनके पास AK-47 है, लेकिन सोच नहीं बदलती। और ये जितने लीडर्स होते हैं ना, ये वो चाहे जो इनको प्रमोट करते हैं, आओ जाओ लड़ो, सुसाइड बॉम्बर बन जाओ, जिहाद करो, ये वो चाहे आपके देश में हो, चाहे यहाँ अफगानिस्तान में हो, चाहे इनमें से कोई भी एक, इट इज लिटिल ऑफ द टॉपिक, बट इनमें से कोई भी मैंने नहीं देखा जिसने अपने बच्चे कभी भेजे, ठीक है? इनमें से कोई नहीं देखा जो बोलता है, जो पुराने जमाने के जो राजा महाराजा लीडर्स होते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जो घोड़े पे आगे बैठ के कहते थे फॉलो मी, इस लड़ाई में मैं आपके आगे चलता हूँ। तो ये एक और जो होता है, ये आम आदमी को सोचने वाली चीज है कि जो ये बच्चे एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, तो यंग फाइटर्स होते हैं, ये जनरली बेचारे वो हैं जो इनके पास रिमोट गांव में हैं, पढ़ाई का साधन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का साधन नहीं है, तो उनको एक प्रॉमिस देकर आप इसमें इंगेज कर लेते हो, आप तालिबान फाइटर बना लेते हो, मुजाहिदीन बना लेते हो, टेररिस्ट तंजीम, आप जो बेस कैंप बने हुए हैं पाकिस्तान में, तो इन यहाँ पे इंगेज कर लेते हो। तो आप उनको क्या प्रॉमिस करोगे? आप उनको क्या बोलोगे कि आप वहाँ भूखे मर रहे थे, आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, आपका परिवार मुश्किल में था, आप यहाँ किस लिए आओ? आप उनको एक ऐसा प्रॉमिस दे सकते हो कि जिससे उनको लगे कि मेरी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है, और मैं किसी बड़े कॉज के लिए, मैं एक ऐसी चीज़ के लिए फाइट कर रहा हूँ जो मेरे से भी बड़ा है, दुनिया से बड़ा है, और वो हमेशा रिलीजन सबको प्रोवाइड कर देता है। तो उस केस में ये जो आइडियोलॉजीज हैं ये चेंज नहीं होती। तो ये जो सोच है तालिबान की आज भी वही है जो 20-30 साल पहले थी, और इसी से वो एक बार कंट्रोल में आते ही, इसी जिसको आयरन फिस्ट बोलते हैं, उससे कंट्रोल करेंगे अफगानिस्तान को। पर लास्ट चीज विच यू सेड, वो पूरा अफगानिस्तान कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये अफगानिस्तान का हिस्टोरिकल कनंड्रम रहा है कि, मतलब वो सिचुएशन रही है कि एक सरकार पूरे अफगानिस्तान को कभी कंट्रोल नहीं कर पाती। कुछ रूरल एरियाज होंगे, वहाँ पे कोई और लगा होगा, तो फिर से लड़ाइयाँ शुरू होंगी। जब नदर्न अलायंस कंट्रोल कर रही थी तभी कुछ हिस्से थे तालिबान के पास थे, जब सोवियत आ गए तो पंजशीर में वो लड़ रहे थे, जब अमेरिकन गए तो कहीं और उन्होंने अपना क्या। तो पूरा अफगानिस्तान किसी को भी कंट्रोल करना नियरली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। और ये तो खैर एक कहना चाहिए कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, कि यहाँ पर मदरसे हैं और उन मदरसों में जो बच्चे होते हैं वो छोटे इलाकों से, छोटे शहरों से और विलेजेस से ला के वहाँ छोड़ दिए जाते हैं, जिनके पेरेंट्स को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, वो ना उनको पढ़ा सकते हैं ना खिला सकते हैं, वो इन मदरसे वालों को दे देते हैं। और ये फिर उनको बचपन से उनके दिमाग में यही चीज़ डालते हैं कि तुमने जिहाद करना है और तुमने यहाँ लड़ना है, वहाँ लड़ना है। क्योंकि आप कभी अगर नोटिस करें तो जितने ये सुसाइड बॉम्बर्स और इस तरह के लोग जो निकलते हैं वो कभी आपको 22-23 की उम्र से ऊपर के नहीं मिलते, छोटे ही होते हैं, 18 साल के होंगे, 17 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, 21 साल के होंगे, 21 साल के होंगे बस। तो इनको क्योंकि बचपन से ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है,
तो इसलिए ये इसी तरह के निकलते हैं, और इस पे जो है वो चाहे अब अफगानिस्तान को कह लें या पाकिस्तान को कह लें, किसी किस्म की अभी तक कोई ऐसी चीज निकली नहीं है कि जिससे इनको कंट्रोल किया जा सके, जो कि बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच एक सर एक कि आपने जी 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 नहीं, मैं एक चीज में आपको लास्ट में बोलना चाहता कि ऐसा नहीं है, हाँ इनको कंट्रोल किया नहीं जा सकता। किसी भी हम्म, तरह की इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करना स्टेट के पास ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी कैजुअलिटीज नहीं भुगत रही, लेकिन जब आप उनको क्लोज ही नहीं करना, वो आपने अपने बैकयार्ड में अपने गार्डन में इतना बड़ा अजगर पाल लिया, अब वो कभी तो आपको भी काटेगा ना। तो वो वाली बात है। अगर ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान गवर्नमेंट की है, और कि इनको ठीक करना। और मैं ये जैसे मीडिया पे आपके हमारे कहीं पे भी आजकल चीख पुकार के लोग इनको मार दो उनको मार दो, तो एक चीज मैं आपको फैक्ट से बता रहा हूँ कि जो भी आदमी कहता है कि हम 5 दिन में ये कर देंगे, 10 दिन में इंडिया जीत जाएंगे, 10 दिन हफ्ते में पाकिस्तान, नंबर एक तो उन्होंने कभी लड़ना है नहीं, राइट। ये सेम जो वॉर मॉन्गरिंग जिसको बोलते हैं, कि ये प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर होती है। ये उसी का एक वर्जन होता है कि आप सिर्फ सबको इंस्टिगेट करते रहें इतना, रादर देन टेकिंग अ एक्शन। तो आपके जितने पैनलिस्ट आते हैं वो ये हम हिंदुस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप उसको बोलिए वो सब छोड़िए, आप पहले जो अपने देश में उसको तो ठीक कर लीजिए। आप अगर उनको आपकी खुद की मतलब सबको दुख होता है जब आप बॉम्ब ब्लास्ट दुनिया में कहीं पे भी हो, बच्चे मर जाते हैं स्कूलों में जब होता है, राइट। और तो वो किसका फायदा हो रहा है इससे? किसी का नहीं। तो अगर आप उनको खत्म कर देंगे, फाइनली आप एक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी की तरफ कदम ले सकेंगे। क्योंकि ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, अवेयरनेस, ये जो चीजें हैं, ये इन तरह की तंजीमें इनसे नफरत करती हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, और सारे बोलते हैं पढ़ा लिखा आदमी टेररिस्ट नहीं बन सकता, वो एक दो का एग्जांपल दे देते, बट एक्सेप्शंस डोंट प्रूव अ रूल इन दिस केस, राइट। ऐसा नहीं है कि सारे टेररिस्ट पढ़े लिखे और बड़े ग्रेजुएट थे। तो अगर इसीलिए जो आप बोल रहे थे, सारे रूरल एरिया से जवान बच्चे ही आते हैं अधिकतर। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि इसका बहुत चांस है, बहुत पॉसिबिलिटी है, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्शन ले, पाकिस्तान आर्मी इनके अगेंस्ट एक्शन ले, ये चीज़ें कंट्रोल में लाई जा सकती हैं। तो इससे पहले कि इट गोज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। इसका खैर उससे पढ़ाई लिखाई से भी कोई खास ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपने न्यूज़ चेक की हो तो लास्ट मंथ से लेके अभी तक कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कि किसी ने अपनी फैमिली में से या कहीं फैमिली से बाहर बहुत सी ऐसी फीमेल्स थी जिनको मार दिया है जान से। और जिस तरीके से मारा है तो वो तालिबान वाला तरीका इस्तेमाल किया है। तो और वो पढ़े लिखे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड से पढ़कर आए हुए लोग थे। तो सिर्फ ये कहना कि सिर्फ ऐसे लोग ये काम कर रहे हैं जो कि कहना चाहिए जिनको सही एजुकेशन नहीं मिली, वो भी गलत है। एक मेंटालिटी सी बन गई है यहाँ पे कई लोगों की, और वो समझते हैं कि तालिबान ठीक करते हैं और वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं। वरना इस तरह का एक्ट जो है वो बहुत ही मतलब लास्ट वीक जो हुआ था वो तो ईद से पहले, ईद चांद रात को शायद इस्लामाबाद का ही वो है जहां मैं रहती हूँ, इस्लामाबाद का ही वाकया था। तो उसमें उस लड़की को जिस तरह से मार दिया उस आदमी ने, तो वो तो मतलब जैसे कहते हैं कि समझ नहीं आती कि जैसे कोई तालिबान है कि क्या है ये, जबकि वो अमेरिका से पढ़कर आया हुआ और एजुकेटेड आदमी है जिसने किया। तो ये तो खैर आप ठीक कह रहे हैं कि जब यहाँ के इस तरह से इन्होंने किया तो वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन खैर कोशिश तो करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। आई होप टू सी यू अगेन सून। थैंक यू। श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू। जय हिंद जी।